नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में अपन कहाँ पर थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे एकांकी शिक्षण। और एकांकी शिक्षण में भी अपन पिछली क्लास में एकांकी शिक्षण की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में अपन एकांकी शिक्षण पढ़ रहे थे और एकांकी शिक्षण में भी क्या पढ़ रहे थे? एकांकी शिक्षण की विधियां। तो एकांकी शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें अपनों ने मुख्यतः 3 विधियां देखी। कौन कौन सी विधि? एक तो कक्षा अभिनय विधि, यानी कक्षा अध्ययन के दौरान ही बालकों से अभिनय करवा के और शिक्षण करवाना। तो ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, साज सज्जा नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए और साथ साथ बालकों में रुचि भी बनी रहती है और अभिनय भी हो जाता है। उसके बाद अपनों ने जो दूसरी विधि देखी थी वो दूसरी विधि थी रंगमंच या अभिनय विधि। इसका मतलब होता है कि रंगमंच पर प्रदर्शन करना या अभिनय करवाना। ये एक विस्तार पूर्ण योजना होती है जिसके लिए एकांकीकार जैसा लिखता है हूबहू वैसा का वैसा वातावरण निर्मित करते हुए, वैसी की वैसी साज सज्जा का निर्माण करते हुए और उसी प्रकार से भाषा, वेशभूषा, सभी चीजों का चयन करते हुए और एकांकी का अभिनय किया जाता है। हालांकि ये विधि बड़ी प्रभावशाली होती है परंतु थोड़ी खर्चीली व समय भी अधिक लगता है। तो प्रत्येक एकांकी का शिक्षण इसके द्वारा संभव नहीं है। प्रत्येक एकांकी का शिक्षण इस विधि के द्वारा नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतना अधिक समय किसी भी शिक्षण के दौरान नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर अपनों ने 2 विधियां कंप्लीट की थी और उसके बाद अपन पढ़ रहे थे तीसरी विधि। तीसरी विधि कौन सी है? एकांकी शिक्षण की व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है, कौन सी होती है? तो देखिए, शिक्षक जो है वो सस्वर वाचन करता है। सस्वर वाचन करता है का मतलब होता है कि शिक्षक वाचक होता है किसका? एकांकी का। हालांकि शिक्षक जब एकांकी का वाचन करता है, उसका व्याख्यान करता है, तो साथ साथ वह अर्थ भी बताता जाता है। वह काठिन्य निवारण भी करता है, यानी कठिनता का निवारण भी वह साथ साथ करता जाता है। जो भी कठिन शब्द आते हैं बालकों को वो भी समझाता जाता है, साथ साथ जो चीजें अलग होती है उनको भी सिखाता जाता है। परंतु यहाँ पर जो है वो शिक्षक ही सक्रिय होता है और इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक व्याख्यान करेगा, वही सरलार्थ करेगा, वही काठिन्य निवारण करेगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होकर उनको सुनते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी जहां पर निष्क्रिय हो जाते हैं तो इसलिए इसको जो विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है या अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। अमनोवैज्ञानिक कह सकते हैं अपन, अमनोवैज्ञानिक या अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जो है वो सक्रिय रहते हैं, शिक्षक केंद्रित होती है, जबकि जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थी वो यहाँ पर निष्क्रिय रहते हैं और विद्यार्थियों के निष्क्रिय रहने के कारण यहाँ पर यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब इस विधि की यदि अपन बात करें तो ये उच्च स्तर पर तो फिर भी कामयाब हो सकती है, माध्यमिक स्तर के लिए ये विधि कामयाब नहीं है। तो उच्च स्तर के लिए ये विधि उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पढ़ रहे थे अपन एकांकी शिक्षण की 3 विधि, तीसरी विधि। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एकांकी शिक्षण की प्रमुखतया 3 ही विधियां मानी जाती है मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से जो 3 विधियां मानी जाती हैं उनमें अपनों ने सबसे पहले देखी कक्षा अभिनय, उसके बाद रंगमंच या अभिनय और उसके बाद तीसरी व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि जो है वो उसी प्रकार की विधि होती है जिस प्रकार से अब इस समय आप पढ़ रहे हैं, आपको व्याख्यान मिल रहा है मात्र,
तो ये जो विधि होती है ये उच्च स्तर के बालक तो समझ जाते हैं, परंतु निम्न स्तर के बालक या फिर मैं कहूं प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए तो ये विधि बिल्कुल ही अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर अपना एकांकी शिक्षण कंप्लीट होता है। और एकांकी शिक्षण के बाद अपन इस क्लास में अब पढ़ने वाले हैं पद्य शिक्षण। गद्य के संबंध में जो भी था, गद्य के संबंध में मैंने आपको बताया था भी अपन गद्य शिक्षण से संबंधित प्रमुख सारी की सारी बातें करेंगे कि गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं और गद्य शिक्षण में जो उद्देश्य वगैरह विभिन्न बातें जो भी थी वो सारी की सारी अपनों ने यहाँ पर क्लियर की। गद्य शिक्षण के सोपान कौन कौन से हो सकते हैं, उद्देश्य कौन से हो सकते हैं, वो सारी बातें अपनों ने यहाँ पर की। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर पद्य शिक्षण। और पद्य शिक्षण शुरू करने से पहले मैं एक चीज और भी बता देती हूं कि गद्य शिक्षण की अनेक विधाएं होती है, जैसे कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी। और महत्वपूर्ण रूप से जो मानी जाती है विधाएं वो कहानी, उपन्यास, नाटक व एकांकी, ये चार विधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु यहां पर अपनों ने सभी विधाओं को नहीं पढ़ा। अपनों ने यहां पर तो कहानी को पढ़ा और यहां पर एकांकी को पढ़ा और इसके साथ साथ गद्य शिक्षण को अपनों ने पूरा क्लियर कर लिया। तो कहानी जैसे ही तत्व किसमें माने जाएंगे, उपन्यास में माने जाएंगे, और एकांकी जैसे ही तत्व किसमें माने जाते हैं, नाटक में। तो इसलिए अपनों ने इन सब चीजों को छोड़ दिया है और साथ साथ गद्य शिक्षण को अपनों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण से संबंधित सारी बातें क्लियर हो चुकी है। जो भी कुछ रहता है वो आपकी जो प्रश्नोत्तरी चलेगी, क्वेश्चन सीरीज चलेगी, उसमें पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। पद्य शिक्षण को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि पद्य होता क्या है। तो देखिए ये जो शब्द है वो पद जोड़ य से मिलकर बना है। अब यहां पर पद तो है धातु और यह क्या है, प्रत्यय, यानी पद्य शब्द धातु प्लस प्रत्यय का योग है, जिसका यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लय युक्त। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि लय युक्त रचना ही क्या कहलाती है, पद्य शिक्षण कहलाती है। तो लय युक्त रचना पद्य शिक्षण कहलाती है। इसके साथ साथ इसको अपन इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य या कविता या पद्य, एक ही नाम, एक ही पर्याय है। तो काव्य या कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें लय, यति, गति, सिर्फ अपन यहां पर ये देख लेते हैं, लय, यति, गति आदि नियमों काव्य या कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें लय, यति, गति आदि नियमों का ध्यान रखते हुए रचना की जाती है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी, वह विधा जिसमें छंदों की
विधा जिसमें छंदों की क्रमबद्ध जो लय युक्त क्रमबद्ध लय युक्त पद योजना की जाती है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि भी काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें यति, गति, लय आदि के नियमों का ध्यान रखा जाता है। साथ साथ उसमें छंदों व लय की क्रमबद्धता होती है, यानी उतार चढ़ाव है जो शुरू में होता है वो अंत तक बना रहता है। जो छंदों की योजना की जाती है वो शुरू से लेकर अंत तक की जाती है, यहां तक कि इसमें अलंकार भी शामिल किए जाते हैं। तो यहां पर अपन पद्य शिक्षण किसे कहेंगे भाई? पद्य शिक्षण इसे कहेंगे कि जहां पर यति हो, गति हो, लय हो, क्रम हो, छंद हो, अलंकार हो, इनके माध्यम से एक रस युक्त योजना की जाती है या रस युक्त रचना की व्यंजना की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। तो पद्य एक धातु व प्रत्यय का योग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लय युक्त होना। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, एक बार एक शेर था, वह जंगल में रहता था। एक दिन उसने बहुत बड़ा भेड़िया देखा। ये कहानी कह सकते हैं अपन, ये गद्य है। परंतु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यति भी है, गति भी है, लय भी है, यानी उतार चढ़ाव भी है, छंद भी है। दोहा छंद में इसकी रचना की गई है। तो इस प्रकार से जहां पर रस युक्त रचना हो, जहां पर पूर्णतया उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता हो, वह रचना क्या कहलाती है? पद्य शिक्षण कहलाती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे और कुछ बातें। तो आगे अपन देखेंगे पद्य शिक्षण को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है या फिर किस किस रूप में परिभाषित किया है, तो उसको अपन देखेंगे। पद्य शिक्षण की यदि बात करें अपन, तो देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा इस संबंध में अनेक परिभाषाएं दी जाती है। जैसे अपन पंडित जगन्नाथ की परिभाषा देखें। पंडित जगन्नाथ ने इस संबंध में जो परिभाषा दी है, इन्होंने यूं कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। क्या मतलब है इसका? रमणीयार्थ यानी रमणीय अर्थ, और रमणीय किसे कहते हैं? सुंदर को। तो सुंदर अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द रूप ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। यहां पर अपन इसको यूं कहेंगे कि भी रमणीय अर्थ का मतलब हो गया सुंदर अर्थ हो गया। तो ऐसी शब्द व्यंजना जिसके माध्यम से अत्यंत सुंदर अर्थ अभिव्यक्त किया जा सके या सौंदर्य बोध करवाया जा सके, वही रचना क्या कहलाती है? वही रचना काव्य कहलाती है। उसके बाद यदि अपन विश्वनाथ द्वारा रचित परिभाषा दें या विश्वनाथ के विचारों को यदि देखें, तो उन्होंने काव्य के लिए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आपको मैं बता देती हूं कि सीधा का सीधा प्रश्न यूं भी पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इसके साथ साथ एक कार्लाइल की परिभाषा भी अपन देख लेते हैं। कार्लाइल ने यूं कहा था कि संगीत में विचार ही
पद्य है। तो यहां पर यदि विश्वनाथ के अनुसार देखें तो ऐसे वाक्य जो रस प्रदान करे, रसानुभूति करवाए। अब यहां पर तो क्या हो गया, सौंदर्य बोध हो गया, सौंदर्य बोध हो गया, और यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, रसानुभूति हो गया, रसानुभूति। तो यदि सौंदर्य बोध काव्य करवा रहा है तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि यह परिभाषा किसने दी है, जगन्नाथ ने दी है। जगन्नाथ के अनुसार काव्य सौंदर्य बोध करवाने वाली पद रचना है। और यदि विश्वनाथ के अनुसार देखें तो विश्वनाथ जी ने कहा है कि भाई वाक्यम रसात्मक काव्यम, ऐसा वाक्य जो रसों की अनुभूति करवाए वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। और उसके बाद यदि कार्लाइल की बात करें तो इन्होंने यूं कहा है कि संगीत में विचार ही पद्य है। संगीत में विचार का मतलब होता है कि संगीत के रूप में हमारे मन में आया हुआ विचार ही क्या है, काव्य है। अब इसमें अपन क्या समझ सकते हैं, देखिए जब अपन मानते हैं कि भी पद्य में लय होती है तो लय के अनुसार जब हम किसी का वाचन करते हैं तो वहां पर एक संगीतात्मकता आ जाती है। तो उसी संगीतात्मकता को ही कार्लाइल महोदय ने क्या कहा है, पद्य कहा है। तो यहां पर अपन एक भारतेंदु जी द्वारा रचित जो परिभाषा है या भारतेंदु जी द्वारा जिस प्रकार से परिभाषित किया गया था उसके बारे में भी यदि देखें तो देखिए इन्होंने सीधा का सीधा यूं कहा है कि कविता या काव्य वास्तव में जीवन की अभिव्यक्ति है। अब इन्होंने जो है वो इसको मात्र मनोरंजन या रसानुभूति तक सीमित नहीं रखा। इन्होंने यूं कहा कि ये जीवन की अभिव्यक्ति है, अर्थात जीवन से संबंधित विचारों को लेखक एक माला में मोती की तरह पिरो देता है और वही क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। तो इस प्रकार से यहां पर अपनों ने पद्य का अर्थ देखा। अर्थ क्या होता है, लय युक्त, अर्थात लय युक्त रचना ही क्या कहलाती है, पद्य कहलाती है। उसके बाद अपनों ने विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखी। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार जगन्नाथ ने क्या कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य ही क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। उसके बाद विश्वनाथ जी ने कहा कि भाई वैसा ऐसा वाक्य है जो रस की अनुभूति करवाए वही क्या है, काव्य है। कार्लाइल ने कहा कि ऐसा विचार जो संगीत में रूप में प्रकट हो वो क्या कहलाएगा, पद्य कहलाएगा। हरिश्चंद्र जी ने तो यूं कहा है कि भाई ऐसा विचार या ऐसी पदबंध रचना जो जीवन की अभिव्यक्ति करे। जीवन की अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जीवन के विभिन्न रूपों को प्रकट करे, वही क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं कि आगे इसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने पद्य शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं देखी। उसके बाद अपन बात करेंगे किसका, पद्य शिक्षण के उद्देश्यों का। अब जैसे अपनों ने अर्थ व परिभाषा पढ़ी वैसे ही अपन इन्हीं के माध्यम से इसके उद्देश्य भी निर्धारित कर सकते हैं कि इन परिभाषाओं में जो चीजें बताई गई है उसके अनुसार पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो पद्य शिक्षण के उद्देश्य, यदि पद्य शिक्षण के उद्देश्यों की बात की जाए तो सबसे पहले तो अपनों ने जगन्नाथ जी द्वारा दी गई परिभाषा का अध्ययन किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यूं कहा कि सौंदर्य बोध करवाने वाली रचना है। तो इसके माध्यम से या पद्य शिक्षण द्वारा बालक में या बालक को सौंदर्यानुभूति
का ज्ञान करवाया जाता है। ये है पद्य शिक्षण द्वारा बालक को सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपनों ने ये बात की। अब सौंदर्य अनुभूति है तो इसके साथ साथ अपन रसानुभूति भी कर सकते हैं। यहां पर अपन कर सकते हैं कि भी रसानुभूति करवाना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो रसानुभूति करवाना दोनों हो गई, दोनों विद्वानों की परिभाषा के द्वारा। इसके साथ साथ यदि बालक को सुंदर सुंदर बातें बताई जाए तो वह रुचि प्रकट करने लगता है। अर्थात बालक में यदि रुचि का विकास करना हो किसके प्रति, साहित्य के प्रति, तो भी पद्य शिक्षण सहायक बन सकता है, क्योंकि पद्य शिक्षण द्वारा बालक में रुचि का विकास किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ यदि अपन और देखें तो बालक में रुचि हो गई। ठीक है, बालक को पढ़ने में रुचि आ रही है और रुचि के अनुसार वह उसमें आनंद ले रहा है। तो आनंद लेगा तो वो जो पढ़ा है उससे संबंधित उसमें अभिव्यक्ति का कौशल भी विकसित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भी रुचि के अकॉर्डिंग अपन कुछ भी सीखते हैं तो उसके संबंध में अपन दूसरों को बता भी सकते हैं। अपने अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है कि हम अपने विचारों को किसी और के समक्ष भी प्रकट करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तो पद्य शिक्षण द्वारा बालकों में सौंदर्यानुभूति करवाई जाती है, रसानुभूति करवाई जाती है, साथ साथ बालकों की साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है, इसके साथ साथ उसमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले कुछ और उद्देश्यों के प्रति। तो यहां पर अपनों ने जो चीजें देखी, उसके बाद इसके और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, रचना कैसी होती है पद्य शिक्षण की। सबसे पहले अपनों ने देखा कि लय युक्त तो होती है। तो बालकों को भी लय, यति, गति आदि का ज्ञान करवाना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। ज्ञान करवाना यह भी इसका एक उद्देश्य हो गया। कौन सा? लय, यति, गति आदि का ज्ञान करवाना भी इसका एक उद्देश्य हो जाता है। दूसरी बात, बालक कि जैसे गद्य शिक्षण किया जाता है या गद्य में वाचन किया जाता है तो सीधा का सीधा वाचन चलता है, जबकि पद्य शिक्षण में वाचन में उतार चढ़ाव चलता है। तो ये जो उतार चढ़ाव चलता है तो उसके अनुसार बालक भी अपनी भाषा में विकास कर सकता है। अपनी भाषा में भी वो भावों के अनुसार उतार चढ़ाव ला सकता है। तो ये भी किसके अनुसार या किसके माध्यम से बालक में विकसित होगा? पद्य शिक्षण के माध्यम से बालक में आएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं कि भी बालक है वो लय, यति, गति तथा भावों के अनुसार वाचन में समर्थ हो पाता है या समर्थ बन पाता है। ये हो गया।
यति गति लय आदि का ज्ञान करवाना भी इसका उद्देश्य है। साथ साथ बालक यति गति लय तथा भावों के अनुसार वाचन करने में भी समर्थ हो पाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ और उद्देश्यों का। तो पद्य शिक्षण के और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, उसमें यदि अपन देखें तो देखिए, पद्य शिक्षण द्वारा बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है। साथ साथ उसमें कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है? कल्पना शक्ति का विकास ऐसे होता है कि जो कवि लिखता है वो गद्य में तो जो मन में आया सीधा का सीधा लिख दिया, पद्य में वो अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। किसके लिए? वो अपना जो भी बताना चाहता है, अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है, उनको सुंदर तरीके से पाठक या श्रोता के समक्ष रखने के लिए वह उसको काल्पनिक रूप से सजाता है। तो वहां पर बालक जब इस चीज को समझने लगता है तो यहां पर उसमें भी कल्पना शक्ति का विकास होता है। साथ साथ एक चीज और बता देती हूं। देखिए, एक शिक्षक या फिर मैं यूं कहूं लेखक कुछ भी लिखता है, ठीक है, वो जो भी लिखता है उसमें जो भी उसके विचार होते हैं, जो उसकी लेखन की शैली होती है, जो उसकी भाषा होती है, सामान्यतः एक रचना के अंतर्गत लेखक के भाव, विचार, इसके साथ साथ उसकी भाषा और उसकी शैली, इन चीजों का प्रयोग वो करता है। यदि लेखक ने जिन भावों और विचारों को लेकर रचना शिक्षण शुरू किया, जिस भाषा में किया, जिस शैली में किया, वह पाठक या श्रोता जब समझ जाता है या पाठक व श्रोता तक भी वो बात पहुंच जाती है, तब वहां पर लेखक सफल माना जाता है। अन्यथा लेखक की रचना दरी की दरी रह जाती है। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों का, दो कवियों का उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो हमारे महान कवि समन्वय के विराट चेष्टा करने वाले तुलसीदास जी, जिन्होंने भी रामचरितमानस लिखा था। भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन उन्होंने किया था। साथ साथ हमारे रीतिकालीन कवि माने जाते हैं रीतिबद्ध कवि केशवदास जी, उन्होंने भी रामचंद्रिका ग्रंथ लिखा है, उसमें भी उन्होंने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है। अब रामचरितमानस घर घर में है, घर घर में उसका वाचन किया जाता है, जबकि केशव द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसका अध्ययन कोई नहीं करता। तो यहां पर अपन देखते हैं कि कमी कहां रह गई, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण केशवदास जी की रामचंद्रिका पढ़ी नहीं जाती, जबकि तुलसीदास जी का रामचरितमानस सब जगह पढ़ा जाता है। तो देखिए, जो भी बात हो, परंतु तुलसीदास जी ने जो लिखा उसे पाठक या श्रोता पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जबकि केशवदास जी द्वारा लिखा गया कोई नहीं समझता। रामचरितमानस को तो सभी पढ़ते हैं, समझते हैं, जबकि रामचंद्रिका को कोई समझता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर केशवदास जी तो असफल लेखक बन जाते हैं और तुलसीदास जी एक सफल लेखक के रूप में सामने आते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास देखा, जो पद्य शिक्षण के माध्यम से बालक में होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन जो कुछ और उद्देश्य हैं पद्य शिक्षण के वो भी देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।